तो हम आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ा रहे थे और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हमारा जो चैप्टर था उसका नाम था फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। और ये फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी पढ़ते हैं तो हम लोग बैलेंस शीट डिस्कस कर रहे थे, बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट। और हमें एक एक टर्म्स का मतलब जानना है और थोड़ा बहुत जान भी लिया था। तो आइए जरा शेयर होल्डर फंड्स के अंदर चलते हैं। और शेयर होल्डर फंड्स के अंदर कितने लोग हैं? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर वारंट्स। और शेयर कैपिटल के बारे में बात करते हैं। शेयर कैपिटल, ध्यान दीजिएगा कि ये रहा शेयर कैपिटल का वर्किंग नोट हम लोग बुलाते हैं और ये लोग कहते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। तो बच्चों बार बार बात हो चुकी है कल, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पूछ लेते हैं आपसे कि आप बताओ क्या ये फॉर्मेट हमें कोई याद करना है या बस समझ लेना है और कुछ नहीं? हाँ, बच्चे कह रहे हैं नहीं सर याद वाद नहीं करना। हाँ बिल्कुल याद वाद नहीं करना है, असली दुनिया में कंपनी कैसे बनाती है बस जान लेना है। जी हाँ, आइए जानते हैं। कंपनी ने सबसे पहले क्या बताया है? अथराइज्ड कैपिटल, अथराइज्ड। और अथराइज्ड कैपिटल यानी हमने कितनी कैपिटल से रजिस्ट्री करवाई, हम अपनी पूरी लाइफ में कितने रुपए के बराबर शेयर बेच सकते हैं। तो कंपनी ने अथराइज्ड कैपिटल बताई, रजिस्टर्ड कैपिटल बताई, कितने से रजिस्ट्री करवाएं। और वहां बताया कि हम हमारे पास कितने इक्विटी शेयर हैं, कितने प्रेफरेंस शेयर है जो हम रजिस्ट्री करवाए हैं, और उनकी संख्या कितनी है, और एक का दाम कितना है, और टोटल दाम कितना है। एक बात सुनिएगा बच्चों, आप लोगों ने एलिफेंट देखा होगा, हाथी। और अक्सर अपने लोगों से सुना होगा हाथी के दांत दिखाने वाले कुछ और होते हैं, खाने वाले कुछ और होते हैं। तो जो अंदर की तरफ होते हैं खाने वाले वो तो हमें दिखते नहीं, लेकिन हाथी के दो दांत हमें बाहर की तरफ दिखाई पड़ते हैं। तो सभी बच्चे बताएं कि जो बाहर की तरफ दांत दिखाई पड़ते हैं क्या उनका कोई रोल है, कोई यूज है, खाने वाने में काम में आते हैं कि बस शो ऑफ के लिए होते हैं वो? बताओ क्या कहते हो आप? तो बच्चे कहते हैं सर वो कहावत है ना, हाथी के दांत दिखाने वाले कुछ और होते हैं, खाने वाले कुछ और होते हैं। तो बच्चों जो बाहर वाले दांत होते हैं ना सिर्फ दिखाने वाले होते हैं, जो दो दांत लंबे लंबे निकले होते हैं। अच्छा, तो उसका हमारे टॉपिक से क्या रिलेशन है बच्चों? अथराइज्ड कैपिटल की तुलना हाथी के दांत से की जाती है। हाथी के दांत से बरखा करी है, प्रोडक्ट बनाने में भी यूज में आता है। जी हाँ बिल्कुल, जंगलों में हाथियों का शिकार होता है, उनके दांत बड़े महंगे बिकते हैं, उससे बने सामान। खैर दूसरा टॉपिक है। तो विद्वान कहते हैं कि अथराइज्ड कैपिटल होती है हाथी का दांत, मतलब किसी काम की नहीं होती, सिर्फ दिखाने के काम में आती है। और आप देख भी रहे हो ना, क्या देख रहे हो? टोटल लगा दिया गया है, पैक कर दिया गया है। तो बच्चों आप एक सलाह मेरी याद रखना, मेरी एक बात आप याद रखना, जब भी आप न्यूमेरिकल लगाओगे आपका अथराइज्ड कैपिटल से कोई लेना देना नहीं होगा। आप सिर्फ क्या करना? इग्नोर। तो बोलो ये वाली बात आपको हमेशा याद रहेगी कि न्यूमेरिकल लगाते समय अथराइज्ड कैपिटल हमारे किसी काम की नहीं होती, कहीं भी इसको ऐड या लेस करने में इसका कोई रोल नहीं होता। बैलेंस शीट का जब टोटल लगता है तो उसमें अथराइज्ड कैपिटल का टोटल नहीं लगता। क्लियर बच्चों? तो चलिए बातों बातों में हमने आपको बात बता दी कि अथराइज्ड कैपिटल जो है उसका आप न्यूमेरिकल लगाते समय ध्यान मत देना, वो हमारे सवाल को प्रभावित नहीं करेगी, वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी और एसेट के टोटल को प्रभावित नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो कंपनी ने क्या बताया? अथराइज्ड कैपिटल, रजिस्ट्री। फिर बताया हमने पब्लिक को कितना शेयर बांट बेचना चाहा, ऑफर। फिर पब्लिक ने हमें कितने शेयर्स हमसे मांगे, एप्लीकेशन फॉर्म भेजा, तो हम कितना उनको बेचना चाहे, ऑफर। और उन्होंने हमें कितना मांगा, उन्होंने हमें कितने एप्लीकेशन फॉर्म भेजे हैं। तो कंपनी कितना बेचना चाहती है, इशू। लोग कितना खरीदना चाहते हैं, सब्सक्राइब। और उसके बाद हमें फाइनली कितना पैसा मिला, हमें फाइनली कितना पैसा मिला, ये सब बातें करनी है। और बताना है कि हम कितने इक्विटी बेच रहे हैं, हम कितने प्रेफरेंस बेच रहे हैं, उनकी संख्या, उनकी नंबर्स कितने हैं, एक का दाम कितना है और सबका दाम कितना है, ये सारी बातें बतानी है। अक्सर कुछ लोग पैसा नहीं देते, अक्सर कुछ शेयर होल्डर्स पैसा नहीं देते, तो इसको बोलते हैं कॉल्सिंग एरियर,
कि वक्त बीत गया, एक लास्ट डेट थी, एक ड्यू डेट थी, वो बीत गई, पैसा नहीं आया, तो इसको बोलते हैं कॉल सिनेरियर। हमें बच्चों से एक सवाल पूछना है, कंपनी को कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया, शेयर का कुछ पैसा नहीं दिया, 10 रुपए में 1 2 3 रुपया नहीं दिया, तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? ये पूछ रहे हैं, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? बच्चे कहते हैं पहला जवाब प्रगति का, बाकी बच्चे भी कहते हैं, शिवांगी, सब बच्चे कह रहे हैं सर लॉस। कि लोगों ने, देखो विश्वास कह रहे हैं प्रॉफिट। अच्छा भैया, कंपनी को पैसा नहीं मिला, ये बड़े प्रॉफिट की बात है, गजब ही बात करते हो। तो सारे बच्चों ने विश्वास को छोड़कर बोला है लॉस, कि कंपनी को पैसा नहीं मिला तो लॉस वाली बात है। इसलिए देखो बच्चों, लेस हो रहा है, कि लॉस है, लेस हो रहा है, क्योंकि भाई पैसा नहीं मिला, घाटा हो गया, कैपिटल घट गई, 10 रुपया मिलना था, 2 रुपया नहीं मिला, तो 2 रुपया लेस कर लो, कैपिटल घट गई। बोलो बच्चों क्लियर कि कॉल्स इन एरियर को कैपिटल में क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि पैसा नहीं मिला, इसलिए उतना कैपिटल घट गई। विश्वास कर रहे हैं मैंने लॉस बोला है। अच्छा अच्छा विश्वास, तुम तो लॉस बोल रहे हो। नीलाक्षी प्रॉफिट बोली थी। ठीक है विश्वास, हम तुम्हारे ऊपर से इल्जाम हटाते हैं और इल्जाम डालते हैं नीलाक्षी पर, उन्होंने बोला था प्रॉफिट, तुम बाइज्जत बरी होते हो। चलो आते हैं टॉपिक पर। हाँ, तो बात हो रही थी कि कॉल्स इन एरियल, कॉल्स इन एरियल, लोग पैसा नहीं देते, लोग पैसा नहीं देते तो कंपनी को कुछ पूंजी नहीं मिल पाई तो लेस कर लो। ठीक है। अच्छा बच्चों, दूसरी बात सुनना, दूसरी बात, कंपनी बोली 10 रुपया दे दो, कुछ लोग 8 रुपया दे दिए, मगर वो लोग 2 रुपया नहीं दिए। तो बच्चों, अगर कंपनी 10 रुपया मांग रही है और कोई है जो 2 रुपया नहीं दे रहा है, बताओ कंपनी एक्शन लेगी उनके खिलाफ? एक्शन लेगी? हाँ बिल्कुल एक्शन लेगी। कंपनी ने पहले समझाया, ये नहीं कि तुरंत एक्शन ले लिया, कंपनी ने पहले समझाया, बुझाया, नोटिस भेजी, भाई दे दो ना, 2 रुपए काहे नहीं दियो, दे दो दे दो दे दो, कई बार मांगा। अपने सेक्रेटरी को बोला, कंपनी सेक्रेटरी, जाओ भाई मांगो, भाई डायरेक्टर से बोले मांगो। और बेचारे कंपनी सेक्रेटरी लगे पड़े, दे दो भाई दे दो भाई। सेक्रेटरी हाथ जोड़ दिए, नहीं दे रहा है साहब, क्या करें, नहीं दे रहा। अच्छा नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, क्या नहीं दे रहा, 2 रुपया? अरे कुछ दिया भी तो है। हाँ 8 रुपया, छीनो, छीनो जल्दी से जाकर। तो वो 8 रुपया छीन लिया गया। तो बताओ बच्चों, कंपनी ने उसका 8 रुपया छीना, जब्त किया, तो कंपनी को प्रॉफिट की लॉस? अब बताओ, कंपनी ने कहा नहीं दे रहे 2 रुपया, चलो बताते हैं, जो 8 रुपया दिए जब्त करो, छीन लो। और तो कंपनी जब भी शेयर फॉरफिट करती है, कंपनी को फायदा होता है, क्योंकि उसने कुछ रकम जब्त की है, और फायदा हुआ है तो कैपिटल में क्या कर दो, कैपिटल में जाकर ऐड कर दो। और ये सब करके टोटल लगा लो, टोटल लगा लो कैपिटल का, और जाकर बैलेंस शीट में डाल दो। और बैलेंस शीट में किस नाम से डाल दो? शेयर कैपिटल। तो सभी बच्चे बताएं कि आपको शेयर कैपिटल का कैलकुलेशन कंपनियां कैसे करती हैं, आपको बात समझ में आ चुकी है? बोलो यहाँ से ओके। शेयर कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे होता है समझ गए? हमें तो खाली सुनना है, कौन सा हमें अपने हाथों से करना है। हाँ भाई बच्चे, ठीक है, समझ गए आप। अच्छा बच्चों से एक बात पूछते हैं, ये बताओ, असली दुनिया में जो ये सब बनाते हैं बैलेंस शीट वगैरह, तो हाथों से ही बनाते हैं, पेन कॉपी से? बोलो। कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करती है, और वो सब बैठ के पीनल बैलेंस शीट रेडी करते हैं, तो हाथों से ही रेडी करते हैं, पेन कॉपी लेकर? हाँ, बच्चे कह रहे हैं यस सर। नहीं बच्चों, ऐसे ऐसे बोलो, हम क्या कह रहे हैं, पियानो बजा रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं हम, पियानो बजा रहे हैं हम? नहीं, सब काम किस पर होता है? कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी के जरिए होता है। ठीक है, कि वो काम होता है, माना हाथ से होता है, लेकिन बाई लैपटॉप कंप्यूटर से होता है। ठीक है, हाथों से नहीं, मैनुअल जमाना खत्म हो गया बच्चों, हर चीज जो है इसी पर हो रही है। आइए आगे चलते हैं, शेयर कैपिटल का कैलकुलेशन आप समझ गए, अब क्या रिजर्व एंड सरप्लस की बातें कर लेते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, बच्चों ध्यान देना, रिजर्व एंड सरप्लस। अगर कोई हमसे पूछे कंपनी के सारे प्रॉफिट्स किस हेडिंग में रखे गए हैं, कंपनी के सारे प्रॉफिट्स किस हेडिंग में रखे गए हैं, हम बोलेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में। तो रिजर्व एंड सरप्लस नाम की हेडिंग में क्या भरा पड़ा है? कंपनी का किसी भी प्रकार का प्रॉफिट, हर तरह का प्रॉफिट। तो रिजर्व एंड सरप्लस में कंपनी के प्रॉफिट्स भरे पड़े हैं। और देखें कैलकुलेशन कैसे होता है। ठीक, वो जो रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व एंड सरप्लस कैलकुलेशन कैसे होता है?
बहुत तरह के रिजर्व है, बहुत तरह के रिजर्व है। जैसे एक होता है कैपिटल रिजर्व। नीलाक्षी कुछ पूछ रही है, सर रिटेन्ड अर्निंग बैलेंस शीट के रिजर्व और सरप्लस में क्यों नहीं आता? अच्छा, नीलाक्षी ने पहले क्वेश्चन डाल दिया है। नीलाक्षी का सवाल है कि सर रिजर्व एंड सरप्लस और एक और शब्द का इस्तेमाल किया है, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग यानी हमें इन दोनों का मतलब बताना है। ठीक, पहले हम जरा एक बार आपको याद दिला दें, क्या रिटेन्ड अर्निंग याद दिला दें। रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अभी हमारा पूरा फोकस किस पर है? रिटेन्ड अर्निंग। फिर नीलाक्षी ने क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया है बच्चों। कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो क्या बांटती है? डिविडेंड। तो कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो डिविडेंड बांटती है। लॉस होता है तो डिविडेंड नहीं बांटते, मगर प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड बांटते हैं। फैसला कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स तय करते हैं कि प्रॉफिट से डिविडेंड बांटना है। बच्चों डायरेक्टर्स चाहे तो डिविडेंड बांट भी सकते हैं, चाहे तो डिविडेंड नहीं भी बांट सकते। वो शेयर होल्डर से परमिशन लेंगे और चाहे तो डिविडेंड बांट भी सकते हैं, चाहे तो डिविडेंड नहीं भी बांट सकते। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, अंबानी फैमिली एंड अदर्स। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हर साल डिविडेंड बांटती है, हर साल डिविडेंड बांटती है। लेकिन हमने एग्जांपल आपको कुछ दिन पहले दिया था कि एक यूएसए के बहुत महान इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट। तो वॉरेन बफेट जो यूएसए के बहुत महान इन्वेस्टर है, इनकी एक कंपनी है बर्कशायर हैथवे। तो बर्कशायर हैथवे इनकी कंपनी है वॉरेन बफेट की। और इस कंपनी ने अपने जीवन में एक बार भी डिविडेंड नहीं बांटा। उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कभी भी डिविडेंड नहीं बांटा। तो अक्सर कुछ कंपनियां क्या करती हैं? डिविडेंड नहीं बांटती। तो सीधी सी बात है, कंपनियों के पास पैसा बच गया और वो शेयर होल्डर से परमिशन लेकर इस पैसे को कंपनी के बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट कर देती है। इन्वेस्ट, ठीक, तो रिटेंड, इसी को रिटेंड अर्निंग कहते हैं कि डिविडेंड नहीं बांटा, पैसा बचा लिया और उस पैसे को कंपनी में दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया, ये होता है रिटेंड अर्निंग। ठीक, तो सभी बच्चे बताओ, रिटेंड अर्निंग माने बचा हुआ लाभ जो डिविडेंड नहीं बांटे हैं, बचा हुआ प्रॉफिट। बोलो आसान शब्दों में, रिटेंड अर्निंग माने डिविडेंड बांटना तो नहीं बांटा, पड़ा हुआ है। ठीक, अच्छा, तो वर्ड मीनिंग तो क्लियर हो गई। अब सवाल उठा के नीलाक्षी पूछती है रिजर्व एंड सरप्लस और रिटेन्ड अर्निंग। शायद वो, अगर हम उनको डिफरेंस बता दें तो वो समझ जाएंगे कि मामला क्या है। बच्चों एक होती है बिल्डिंग, ठीक, एक होती है बिल्डिंग, भवन। तो ये रही हमारी बिल्डिंग। तो एक होती है बिल्डिंग, ये रही बिल्डिंग। तो बच्चों एक होता है फ्लैट। फ्लैट, बिल्डिंग में भी लोग रहते हैं, फ्लैट में भी लोग रहते हैं, सही बात है। बिल्डिंग में भी लोग रहते हैं, फ्लैट में भी लोग रहते हैं, मगर बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? हाँ, बिल्डिंग, जी हाँ, बड़ा कौन है? बिल्डिंग। बिल्डिंग के अंदर ही तो फ्लैट होते होंगे, बिल्डिंग के अंदर ही फ्लैट होते होंगे। तो बच्चों ये जो बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग का नाम है रिजर्व एंड सरप्लस। तो बिल्डिंग का नाम क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। और ढेर सारे फ्लैट में से एक फ्लैट का नाम है रिटेन्ड अर्निंग। तो ढेर सारे फ्लैट में से एक फ्लैट का नाम है रिटेन्ड अर्निंग। नीलाक्षी और बाकी बच्चे बताओ कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि पूरी बिल्डिंग का नाम है रिजर्व एंड सरप्लस और ढेर सारे फ्लैट हैं, एक का नाम है कैपिटल रिजर्व, एक का नाम है रिटेन्ड अर्निंग, एक का नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम। चलो, लेकिन जिसने सवाल पूछा था उसका आया कि नहीं जवाब? कितनी खुशी। हाँ, नीलाक्षी बोल रहे होंगे क्लियर, ठीक है बच्चों, आगे लौट आते हैं। हम कहीं और थे। हम आपको क्या सिखा रहे थे कि रिजर्व एंड सरप्लस को कंपनियां किस प्रकार कैलकुलेट करती है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या भरा पड़ा है? प्रॉफिट्स, तरह तरह के प्रॉफिट्स। आइए समझते हैं तरह तरह के प्रॉफिट्स। कैपिटल रिजर्व नाम का प्रॉफिट, तो सबसे पहले क्या नजर आया? कैपिटल रिजर्व नाम का प्रॉफिट। चलो पता लगा है भाई ये क्या चीज है। देखो बच्चों, एक होता है रेवेन्यू रिजर्व और एक होता है कैपिटल रिजर्व। गुड्स वगैरह बेचकर पैसे कमाते हैं, माल वगैरह बेचकर पैसे कमाते हैं, वो सब रेवेन्यू रिजर्व होता है। ऐसी कमाई जो बार बार होती है, बार बार होती है, बार बार होती है, वो सब रेवेन्यू रिजर्व होता है।
और ऐसी कमाई जो कभी कभी होती है, कभी कभी होती है, उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। बिल्डिंग बेच के कमाया, रोज थोड़ी ना बेचते हैं। जमीन बेच के कमाया, रोज थोड़ी ना बेचते हैं। शेयर का पैसा जब्त करके कमाया, बिजनेस बेच के कमाया। तो ऐसी कमाई जो आपका रोज का काम नहीं है मगर कभी कभी हो जाती है। तो कैपिटल नेचर इनकम को कहाँ दिखाइए? कैपिटल रिजर्व में दिखाइए। तो कैपिटल रिजर्व कंपनी ने दिखाया। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व एक चैप्टर हम कुछ दिन बाद पढ़ाएंगे आपको, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना। तो वहां इस बारे में बात होगी, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो ध्यान देना बच्चों, आसान शब्दों में बता देते हैं। अगर आप जानते होंगे कि प्रेफरेंस शेयर का पैसा 20 साल में कंपनी को वापस करना होता है, बोलो सही या गलत? कि कंपनी को प्रेफरेंस शेयर का पैसा 20 साल में वापस करना होता है। ठीक, हाँ सही है। तो प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस करने के लिए कुछ इंतजाम करने पड़ते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस करने के लिए कुछ इंतजाम करने पड़ते हैं, और उस इंतजाम का नाम है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, यानी और इसको हम लोग शॉर्टकट में बुलाते हैं CRR। तो CRR क्यों मेंटेन होता है? प्रेफरेंस शेयर का पैसा लौटाने के लिए CRR को मेंटेन किया जाता है, बनाया जाता है। अच्छा, दूसरी बात बच्चों, आपने एक नाम सुना होगा, डिबेंचर। बोलो सुना था कि नहीं? हमने आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर में इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बताया था। डिबेंचर, आप बताओ, डिबेंचर कंपनी ने पब्लिक से पैसा लिया डिबेंचर के जरिए, डिबेंचर के थ्रू। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये कंपनी डिबेंचर के जरिए पैसा लिया, ये कैपिटल है कि लोन है? कंपनी ने डिबेंचर होल्डर से जो पैसा पाया है, कैपिटल है कि लोन है? और बच्चों ने सही जवाब दिया है कि सर ये लोन है। ये क्या है? लोन है। अच्छा, तो बच्चों ये लोन है, तो लोन तो लौटाना पड़ता है ना। बोलो, डिबेंचर एक लोन है, लोन कभी ना कभी लौटाना पड़ता है। तो डिबेंचर एक लोन है, लोन लौटाना पड़ता है, और इस तरह के लोन को लौटाने के लिए कंपनियां क्या मेंटेन करती हैं, बनाती हैं? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो कंपनियां इस तरह का रिजर्व मेंटेन करती हैं, डिबेंचर नाम के लोन को लौटाने के लिए ये पैसा मेंटेन किया जाता है। अच्छा, फिर क्या है? रीवैल्यूएशन रिजर्व। और समझते हैं ये क्या है रीवैल्यूएशन रिजर्व? जैसे कंपनी भी इन्वेस्ट करती है, तो कंपनी ने क्या किया? इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट। और बच्चों अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो उसके दाम हमेशा ऊपर नीचे जाते रहते हैं, हमेशा दाम ऊपर नीचे जाते रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी का कंपनी के पास मान लो एक लैंड है जो 4 लाख की है। कंपनी के पास एक लैंड है जो 4 लाख की है, मगर 2 साल बाद कंपनी ने इसकी मार्केट वैल्यू पता की, पता चला कि वो 6 लाख की है। तो कंपनी के पास एक लैंड है, वो 4 लाख की है, 2 साल बाद पता चला कि वो 6 लाख की है। बच्चों बताओ, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? 2 लाख का प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? क्या हुआ बोलो? बच्चे कह रहे हैं प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह के ये क्या था? रिवैल्यूएशन हुआ था, पुनर्मूल्यांकन हुआ था। तो इस तरह के प्रॉफिट्स को कंपनी कहाँ दिखाएगी? इसी रिवैल्यूएशन रिजर्व में दिखाएगी। तो कंपनियां रिवैल्यूएशन रिजर्व मेंटेन करती हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व मेंटेन करती हैं। और ऐसा हमेशा नहीं होता कि प्रॉफिट हो, कभी कभी लॉस भी हो जाता है, कि हमारी बिल्डिंग 4 लाख की थी मगर अब 3 लाख की है, 1 लाख का घाटा। तो रिवोल्यूशन रिजर्व में से ही पैसा निकाल के खर्चा कर देंगे। तो रिवोल्यूशन रिजर्व बना है कि अक्सर रिवैल्यू निकालते हैं, मार्केट वैल्यू निकालते हैं, और जो प्रॉफिट लॉस होता है वो यहाँ रखा जाता है। नॉर्मली प्रॉफिट ही होता है कि नॉर्मली फिक्स्ड एसेट की कीमत बढ़ती रहती है। जनरल रिजर्व सामान्य संचय, आप यकीन मानना बच्चों, या इसका नाम आगे बहुत बार आएगा जब हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। जनरल रिजर्व सामान्य संचय, कंपनियां जनरल रिजर्व अपने आप को मजबूत करने के लिए बनाती हैं। तो जनरल रिजर्व क्यों बनता है? अपने आप को मजबूत करने के लिए। अगर आपके भी बैंक में 2-4 लाख रुपया पड़ा है तो कहीं ना कहीं मजबूती दिखाई पड़ती है कि हाँ मेरे पास है, मजबूती दिखाई पड़ती है। तो जनरल रिजर्व कंपनियां मेंटेन करती हैं, क्यों? वो अपने आप को मजबूत महसूस करने के लिए जनरल रिजर्व मेंटेन करती है। और जनरल रिजर्व वो चीज है जो बुरे वक्त में काम में आता है। और बुरा वक्त का मतलब चाहे आप लॉस कह लो, चाहे आप कोई और घटना कह लो, कि जनरल रिजर्व कब काम में आता है? बुरे वक्त में काम में आता है। आगे चलते हैं। हमें जानना है कि बच्चों को अब तक जितना हमने बोला पढ़ाया, कोई क्रॉस क्वेश्चन कुछ पूछना है कि नहीं? हमारा तो काम है बस टर्म्स क्लियर करना। कल हमारे आपके बीच बातें हुई थी कि हम आपको बैलेंस शीट रीड करना सिखाएंगे, कि आप कंपनी की असली बैलेंस शीट भी आराम से पढ़ सकते हो।
बच्चे कह रहे हैं सर क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं, समझ में बात आ गई। आइए आगे चलते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और पता लगाएं ये क्या है। देखो बच्चों, 10 रुपए का, चाहे शेयर का एग्जांपल ले लो, चाहे डिबेंचर का एग्जांपल ले लो, चाहे शेयर का चाहे डिबेंचर का। मेरा एक शेयर या डिबेंचर 10 रुपए का है, मैं रजिस्ट्री करवाने गया था, 10 रुपए से रजिस्ट्री करवाई, मेरा एक शेयर 10 रुपए का है। कोई बच्चा हमको बताए कि हमारी कंपनी का एक शेयर या डिबेंचर 10 रुपए का है, रजिस्ट्री करा कर आए हैं, 10 रुपए का नाम बताओ जल्दी से। पक्का बता लोगे आप, बात हो चुकी है हमारे आपके बीच। चलो पहला जवाब आता है शिव और निषाद का, और बाकी बच्चों ने जवाब दे दिया है कि सर दिस इज फेस वैल्यू, कि एक शेयर का दाम जब हमने रजिस्ट्री करवाई थी जो तय हुआ था वो फेस वैल्यू है। तो कंपनी का एक शेयर या डिबेंचर 10 रुपए का है, मगर कंपनी ने इसको बाजार में बेचा कितने में, 13 रुपए में। तो कितना एक्स्ट्रा पर बेचा, 3 रुपया, और इस एक्स्ट्रा का नाम क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कि जब फेस वैल्यू से महंगा बेचते हैं, जब फेस वैल्यू से महंगा बेचते हैं शेयर या डिबेंचर, जो एक्स्ट्रा मनी प्राप्त होती है फेस वैल्यू से जितनी ज्यादा, उसी एक्स्ट्रा मनी को हम क्या बुलाते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बुलाते हैं। हाँ भाई बच्चों, ये भी क्लियर हो गया आपको। फिर क्या है, और फिर आया है सरप्लस या नेट लॉस। सरप्लस या नेट लॉस, ये समझना बच्चों, ये ध्यान देना। क्वेश्चन आंसर, फाइनल अकाउंट बराबर कितने स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट बराबर कितने स्टेटमेंट। बच्चे कहते हैं फाइनल अकाउंट बराबर 2 स्टेटमेंट। अच्छा, दो दो स्टेटमेंट, कौन कौन से दो, कौन कौन से दो। एक तो आप पढ़ ही रहे हो बैलेंस शीट, एक और बताओ क्या बच गया, क्या बच गया। जी हाँ, कोई बच्चा पीनल अकाउंट न बोले, एकदम बच्चों ने सही नाम दिया, स्टेटमेंट ऑफ पीनल। तो फाइनल अकाउंट बराबर दो बातें, एक तो पढ़ रहे हो बैलेंस शीट, एक पढ़ना बाकी है स्टेटमेंट ऑफ पीनल। तो बच्चों आप सभी जानते हो हमेशा से कि पीनल क्यों बनता है, फायदा या नुकसान जानने के लिए, हमारी कंपनी के बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ कितना। ठीक, तो आपने पीनल बनाया, प्रॉफिट या लॉस आया, प्रॉफिट आया तो सरप्लस के नाम से बुलाओ, लॉस आया तो नेट लॉस के नाम से बुलाओ। बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों आपका, कि प्रॉफिट, कि पीनल में जो प्रॉफिट आया है सरप्लस बुलाओ, और अगर लॉस आया है तो नेट लॉस बुलाओ, नेट लॉस बुलाओ। आप कहोगे सर प्रॉफिट आया है तो सरप्लस बुलाया, लॉस आया है तो नेट लॉस। सर लॉस भी यही लिखना है, हाँ और क्या। अब मान लो कि 40,000 का लॉस है, तो लॉस भी यही लिखना, बस ब्रैकेट लगा देना। क्या लगा देना, ब्रैकेट लगा देना। तो प्रॉफिट भी यही लिखना, ब्रैकेट मत लगाना। लॉस लिखोगे तो ब्रैकेट लगा देना, ताकि वो जुड़ने के बजाय घट जाए। चलो आगे चलते हैं। आगे मतलब कोई बहुत सारे सैकड़ों तरह के रिजर्व फंड्स होते हैं, सैकड़ों तरह के, तो कोई और रिजर्व या फंड, कोई और रिजर्व या फंड। बच्चों बोलो इस पेज पर कोई प्रॉब्लम, तो हम थोड़ा सा चर्चा को और आगे बढ़ाएं। तो हमने आपको बताया कि कंपनियां ये जो रिजर्व एंड सरप्लस कैलकुलेट कर रही हैं, यहां से बैलेंस शीट में ले जाएंगी, तो कैसे आया। ठीक, बच्चे कह रहे हैं सर क्लियर है बात, समझ में बात आ गई। अच्छा भाई एक बात सुनना, अगर आपने इस पर गौर किया कि कंपनियां सिक्योरिटी प्रीमियम भी कैलकुलेट करती हैं, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम भी कुछ ऐसे नहीं आता, बल्कि किसी कैलकुलेशन से आता है। और हम बार बार कह रहे हैं बच्चों, बार बार, कि ये आपको ये सब कैलकुलेशन सीखना नहीं है, बस सुन लेना है कि हाँ होता होगा ऐसा। तो कंपनियां सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करती हैं, चलो दिखाते हैं। ये रहा वर्किंग नोट नंबर 1, कि कंपनियां किस प्रकार सिक्योरिटी प्रीमियम कैलकुलेट करती हैं। देखना बच्चों कि सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे कैलकुलेशन होता है। सबसे पहले तो कंपनी के पास कुल मिलाकर टोटल जितना सिक्योरिटी प्रीमियम है ये लिख देते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, टोटल प्रीमियम लिख दिया, कि हमारे शेयर्स डिबेंचर्स वगैरह पर हमारे पास जो प्रीमियम है वो लिख दो, पहले लिख दिया। अब ये क्या करते हैं, बहुत सारे नुकसान और खर्चों को घटाते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, बहुत सारे नुकसान और खर्चों को घटाते हैं, क्योंकि बच्चों प्रीमियम जो है वो फायदा है, फायदा। और ये यहाँ मौजूद ये सारे लोग क्या है, नुकसान है, नुकसान। तो प्रीमियम फायदा है, और
ये सारे के सारे लोग क्या हैं, लॉसेस हैं। और कहावतें होती हैं, एक म्यान में दो तलवार नहीं अट सकती। तो एक तलवार है फायदा, एक तलवार है नुकसान। तो एक म्यान में दो तलवार नहीं अट सकती, दोनों। तो फायदे नुकसान को मर्ज करो, जो बचेगा वही लिखना, जो बचेगा वही लिखना। तो आओ देखें, पहले प्रीमियम नाम का फायदा लिख दिया। अब देखते हैं कि कौन कौन से नुकसान है जो प्रीमियम में से माइनस करने हैं। एक नुकसान, जब आपने शेयर या डिबेंचर इशू किया था तो बड़े सारे खर्चे हुए होंगे, वो वाला नुकसान। कि शेयर डिबेंचर ऐसे नहीं इशू हो जाता, बड़े खर्चे करने पड़ते हैं आपको इशू करने में। तो शेयर डिबेंचर इशू किया था, बड़े खर्चे हुए थे प्रोस्पेक्टस के लिए, एनसीएलटी दौड़ते समय, आरओसी के पास दौड़ते समय, टाइपिंग वगैरह कराने में, प्रिंट आउट निकालने में, तो प्रोस्पेक्टस बनवाने में, तो बड़े सारे खर्चे होते हैं। तो आपने जब शेयर इशू किया था तो बहुत सारे खर्चे हुए थे। बरखा करिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह, हाँ हम सबकी बात कर रहे हैं इसमें, ऑल एक्सपेंस। तो वो खर्चे घटाओ। जब आप शेयर या डिबेंचर इशू करते हैं तो आपने डिस्काउंट दिया था। ठीक, जब आप शेयर या डिबेंचर इशू करते हैं तो आपने डिस्काउंट दिया था, उस डिस्काउंट को भी लेस कर लो। आप कहोगे सर डिस्काउंट तो होता ही नहीं। बच्चों, असली दुनिया में नहीं होता, किताबों में तो हो सकता है ना, एग्जाम में तो हो सकता है ना, क्योंकि किताबी बातें एकदम सच तो नहीं होती ना। बोलो बात। देखो जब आप, बरखा का सवाल आ गया, बेचारी थोड़ा लेट चल रही है। सर बट शेयर तो डिस्काउंट पर इशू नहीं होता। अरे वही तो बता रहे हैं, सुनो तो। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि सर आप कह रहे हो कि डिस्काउंट ऑन शेयर डिवेंचर को लेस कर दो, और फिर तो डिस्काउंट डिबेंचर पर तो होता है ना। हाँ सर, डिबेंचर पर तो डिस्काउंट होता है, शेयर पर नहीं होता। हाँ सर, शेयर पर तो प्रतिबंध है। अरे असली में प्रतिबंध है ना, किताबों में तो हो सकता है ना, एग्जाम में तो हो सकता है ना। बोलो समझे कि नहीं, कि किताबों में हर बात सच थोड़ी ना होती, किताब में तो एग्जाम में दे देंगे उठाकर, तब क्या करोगे। ठीक, तो ये किताबों में हो सकता है, असली दुनिया में नहीं होता। तो अगर डिस्काउंट दिया है शेयर डिबेंचर पर तो बोनस कर लो। समीर संजीव कहते हैं SES, सेस पर पता नहीं क्या बोला, समझे नहीं। हाँ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये क्या होता है। कंपनी, एक नई कंपनी बनाने से पहले, एक नई कंपनी बनाने से पहले जो खर्चे हुए हैं। समीर संजीव बोल रहा है कि सर डिस्काउंट जो है वो स्वेट इक्विटी शेयर पर भी होता है, एकदम सही बात। हाँ, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस लेस कर लो, ये वो खर्चे हैं, एक कंपनी बनाओगे खर्चा होगा, वो कंपनी बनने से पहले जो खर्चा हो रहा है वो प्री प्री माने पहले, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहलाता है। अंडर राइटिंग कमीशन लेस कर लो, अंडर राइटिंग कमीशन लेस कर लो। ठीक, अंडर राइटिंग कमीशन, अब ये क्या मामला है, देखो बच्चों, अंडर राइटिंग कमीशन, क्या आप सभी बच्चे कंपनी लॉ में एक टर्म पढ़े हो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट। बोलो, क्या आपने ऐसा कोई टर्म पढ़ा है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर हमने टर्म पढ़ा है। और क्या ये 90% होता है, जल्दी बताओ कि क्या ये 90%, 90% होता है, क्या कहते हैं। हाँ कहते हैं हाँ सर, एकदम 90% होता है। तो जरा पहले हम आपको ये वाला वर्ड समझा दें। ठीक, सुनना। जब एक नई कंपनी अपने जीवन में पहली बार शेयर बेचना चाहती है, इशू करना चाहती है, नई कंपनी, नई कंपनी, जब एक नई कंपनी अपने जीवन में पहली बार शेयर इशू करना चाहती है, मान लो हम अपने जीवन में पहली बार 10,000 शेयर बेचना चाहते हैं, तो एक शर्त है। तो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 की क्या है, एक शर्त है कि नई कंपनी आप जीवन में पहली बार शेयर बेच रहे हो तो कम से कम 90% बिकना चाहिए, कम से कम 90% बिकना चाहिए, यानी 9,000। 10,000 बेच रहे हो तो 9,000। अगर इससे कम बिकेगा, अगर इससे कम एप्लीकेंट्स आएंगे तो नई कंपनी हम आपको बंद कर देंगे, आपका बिजनेस शुरू होने से पहले ही कंपनी बंद कर देंगे। और अगर आप 90% या ज्यादा बिकवा लिए, जुटवा लिए, एप्लीकेंट्स आ गए, तब आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हो। बोलो सारे बच्चों को क्लियर कि एक नई कंपनी जब जीवन में पहली बार शेयर इश्यू करती है तो कम से कम कितने बिकने जरूरी है, 90%। और यही 90% कहलाता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट, 90% बिकना चाहिए। 90% बिक गए, व्यापार करने की परमिशन है। 90% नहीं बिके, बिजनेस बंद, बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ था, कंपनी बंद हो गई, कंपनी बंद हो गई। चलो क्लियर है बच्चों को।
तो आप सभी बच्चे एक सवाल का जवाब दो कि क्या एक नई कंपनी के सर पर तलवार लटकी रहती है कि यार कैसे भी करके 90% बिकवाना है, वरना गए काम से, कंपनी बंद हो जाएगी, बिजनेस शुरू नहीं कर पाएंगे। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, कंपनी जो है डरी सहमी रहती है। कौन सी कंपनी? नई कंपनी, क्योंकि ये शर्त जीवन में पहली बार की है, उसके बाद की नहीं। तो एक नई कंपनी डरी सहमी है, यार 90% कैसे बिकेंगे, कैसे बिकेंगे। तो नई कंपनी रिस्क नहीं लेती, नई कंपनी रिस्क नहीं लेती। वो जाती है एक व्यक्ति के पास जिसका नाम है अंडर राइटर। तो हमारी नई कंपनी किसके पास गई? मार्केट में कुछ लोग हैं जिन्हें क्या बुलाया जाता है? अंडर राइटर। तो अंडर राइटर के पास गए। आप कहोगे सर अंडर राइटर कौन है? जो कोई भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है मिस्टर राम, एक पार्टनरशिप फर्म वगैरह भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई बैंक भी हो सकता है। बहुत लोग अंडर राइटर का काम कर रहे हैं। कोई बच्चा कहता है, समीर संजीव कहते हैं, इसको हिंदी में अभिकोपक कहते हैं। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं अभिकोपक। तो बाजार में कुछ लोग हैं जो क्या कहलाते हैं, उनकी पोस्ट का नाम है अंडर राइटर। और ये बहुत लोग हैं, राम श्याम भी अंडर राइटर है, फर्में भी अंडर राइटर है, बैंक भी अंडर राइटर है, कंपनीज भी अंडर राइटर है। काम सुनो, काम करते क्या है ये लोग गारंटी लेते हैं। तो अंडर राइटर क्या करते हैं? गारंटी लेते हैं। कैसी गारंटी? सुनना, हम गारंटी लेते हैं हम तुम्हारे शेयर बिकवाएंगे, हम गारंटी लेते हैं जितना तुम कहो उतना शेयर बिकवा देंगे। तो हमारी नई कंपनी किसके पास पहुंची? अंडर राइटर के पास। साहब वो 90% बिकना चाहिए हमारा, साहब 90% बिकना चाहिए। बोले हम बिकवा देंगे भाई, हम बिकवा देंगे। तो अब नई कंपनी निश्चिंत है, यार शेयर अंडर राइटर बिकवाएगा, और नहीं भी बिके तो खुद खरीदेगा, जिम्मेदारी उसकी है। चाहे वो खुद खरीदे या बिकवाए, वो बिकवा देगा, कैसे भी करके खुद खरीद लेगा। तो अंडरराइटर बोले हम खरीदेंगे, हम बिकवाएंगे। अच्छा, तो बच्चों एक नई कंपनी एकदम निश्चिंत हो गई, चली गई। कुछ दिन बाद शेयर इशू हुए, पब्लिक ने नहीं भी खरीदे तो अंडरराइटर ने खुद खरीद लिए या किसी को बिकवा दिए, नई कंपनी बिजनेस चालू कर दी। अब अंडरराइटर क्या लेने आया है? अपना कमीशन। की फोकट में काम थोड़ी ना करते, तुम्हारा इतना काम करवाए थे, फोकट में थोड़ी ना करते। तो अंडरराइटर को क्या दिया होगा? कमीशन दिया होगा, जो उसने मेहनत की है वो भी लेस कर लो। तो सब प्रीमियम में से नुकसान लेस हो रहा है। और हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को लेस कर लो, क्योंकि आप जानते हैं कंपनियां टीवी पर, यूट्यूब पर, फ्लिपकार्ट पर, अमेजन पर एडवर्टीजमेंट करवाती हैं और बहुत हैवी एक्सपेंडिचर करती है, बहुत तगड़ा खर्चा करती है। तो कंपनियों ने बहुत बड़ा खर्चा किया एडवर्टीजमेंट में। अक्सर अक्सर टीवी वालों से तो 4-4 5-5 साल का एग्रीमेंट कर लेते हैं। और एनी अदर फिक्टिशियस एसेट, इसके अलावा क्या कहा गया? एनी अदर फिक्टिशियस एसेट। बच्चों एक बात बता दें आपको, यहाँ जितनी चीजें थी इन सब को किस नाम से आप बुलाना? फिक्टिशियस एसेट। समझ गए बच्चों? ये सारे वर्ड्स थे, ये जो पांचों वर्ड्स थे, अगर कभी हम आपसे बोले व्हाट इज फिक्टिशियस एसेट? सर एक्सपेंसेस ऑन शेयर डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन शेयर डिवेंचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, हाई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ये पांचों एग्जांपल किसके हैं? ये पांचों एग्जांपल फिक्टिशियस एसेट के हैं। और लिखा है अगर कोई और भी मिल जाए फिक्टिशियस एसेट। ठीक, कोई और भी मिल जाए फिक्टिशियस एसेट। आइए आगे चलते हैं। तो सर फिक्टिशियस एसेट, इनको फिक्टिशियस एसेट बुलाते हैं? हाँ बच्चों, इनको बुलाते हैं फिक्टिशियस एसेट। सर इसकी परिभाषा मतलब क्या? मतलब फिक्टिशियस एसेट, सुनना बच्चों ध्यान से, दुनिया भर की एसेट, और दो भागों में बांट दो, दुनिया भर की एसेट को दो भागों में बांट दो, रियल और फिक्टिशियस। रियल और फिक्टिशियस। रियल एसेट वो है जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू है, वैल्यू। फिक्टिशियस, रियल एसेट वो है जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू है, और फिक्टिशियस एसेट वो है जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू 0 है, 0 है। बच्चों आप बताओ, जमीन, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, गाड़ियां, स्टॉक, क्या ये सब बिक जाएगा? क्या ये एसेट बिक जाएंगी? हाँ, बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बिक जाएंगी। तो ये सारी की सारी क्या है? रियल है। इन सब की कुछ ना कुछ वसूली मूल्य है, रिलायजेबल वैल्यू है। अच्छा, अब ये देखो,
हमारे पास एक एसेट है एक्सपेंसेस ऑन शेयर डिवेंचर, हमारे पास एक एसेट है डिस्काउंट, हमारे पास एक एसेट है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, हमारे पास। आप बताओ बच्चों, क्या ऐसी कोई एसेट बिक सकती है? ये भी एसेट है, क्या ऐसी एसेट बिकती है? हाँ, कि यार ये कौन सी एसेट है भाई, ये कैसी एसेट है? खर्चा, डिस्काउंट, खर्चा, खर्चा, खर्चा। अरे यार ये सब तो घाटा है, घाटा। घाटा कहाँ बिकता है? क्या किसी ने क्या किसी ने कोई दुकान देखी है? हमारे यहाँ घाटे बिकते हैं, हमारे यहाँ घाटे बिकते हैं, आइए ताजे ताजे घाटे लीजिए, बढ़िया बढ़िया फ्रेश घाटे देंगे आपको। तो बच्चों ये सब घाटे घाटे कहाँ बिक सकते हैं? तो इनको बुलाते हैं फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट। चलो, बच्चों को बात समझ में आ गई कि नहीं सर? समझ गए, जो बिक जाए वो रियल एसेट है, जो न बिके वो फिक्टिशियस एसेट है। प्रगति कहती है व्हाट इज गुडविल? गुडविल क्या चीज है? गुडविल रियल एसेट है, गुडविल बिकती है। आपने सुना होगा, गुडविल बिकती भी है, खरीदते भी हैं लोग। रेपुटेशन बिकती है, गुडविल बिकती है, वो इंटेंजिबल है, फिक्टिशियस थोड़ी ना है। गुडविल रियल एसेट है। हाँ बच्चों, तो फिर कंपनी के पास क्या था? प्रीमियम था, फायदा। और ये सारे के सारे क्या थे? नुकसान थे। घटा दो, जो बचे दिखा दो। किस नाम से? प्रीमियम के नाम से दिखा दो। कहां पर? इस जगह पर दिखा दो। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ बात आ गई होगी बरखा सर। तब तो पेशेंट भी रियल होगा। पेशेंट की पेटेंट? पेटेंट रियल है भाई, पेटेंट रियल है। पेशेंट क्यों लिखा है? PATENT है। पेशेंट नहीं नहीं, पेटेंट, पेटेंट रियल एसेट है, इंटेंजिबल है मतलब रियल है। हाँ भाई, कुछ और क्वेश्चन? हमने क्या समझा दिया आपको? जी समझा रहे थे हम रिजर्व एंड सरप्लस। तो हमने शेयर कैपिटल समझा दिया, रिजर्व एंड सरप्लस समझा दिया। और बच्चों शेयर वारंट्स तो ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में समझा चुके हैं, तो हमें लगता है कि हमने आपको शेयर होल्डर फंड समझा दिया। बोलो यहां तक कुछ क्वेश्चन या आगे बढ़े? जल्दी बोलो, यहां तक कोई सवाल? शेयर कैपिटल हो गई, रिजर्व हो गया, शेयर वारंट्स हो गए। अच्छा, और हमें लगता है क्या बच्चों को याद है इस वाली मेजर हेडिंग में कोई भी सब हेडिंग नहीं है? बोलो, इकलौती ऐसी मेजर हेडिंग जिसके अंदर कोई सब हेडिंग नहीं है। हाँ, और ये क्या था? कलम बताए थे, कलम बताए थे, कंपनी बोली हमने शेयर होल्डर से एप्लीकेशन का पैसा ले लिया है, मगर उनको अभी तक हम अलॉटमेंट शेयर का नहीं कर पाए। कि हमने पब्लिक से एप्लीकेशन का पैसा ले लिया है शेयर का, लेकिन शेयर नहीं दे पाए हैं। इसलिए नहीं दे पाए हैं क्योंकि वो देने वाले ने तब तक बैलेंस शीट बन गई। तो बैलेंस शीट जब बन गई थी उस टाइम तक हम शेयर अलॉटमेंट नहीं कर पाए थे। तो ये वाली बात भी आप समझ चुके हो। चलो तीसरी मेजर हेडिंग पर आते हैं। तीसरी मेजर हेडिंग, और यहाँ है नॉन करंट लायबिलिटी और यहाँ है करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, अब ध्यान देना कि नॉन करंट लायबिलिटी बच्चों को यह भी याद होगा कि 30 मार्च 2011 से सब बदल गया। बोलो, फॉर्मेट बदल गए, रूल्स बदल गए। पहले हम लोग भारत वाली घिसी पिटी बैलेंस शीट पीनल यूज करते थे, और अब हम लोग इंटरनेशनल पैटर्न पढ़ रहे हैं। तो बच्चों 30 मार्च 2011 से पहले कि हम कब से पढ़ा रहे हैं? हम 2005 के आसपास से पढ़ा रहे हैं, 2005, काफी साल हो गए। तो बच्चों हम जब इस वाली बैच के बच्चों को पढ़ाए होंगे 2011 से पहले वाली बैच के बच्चों को, तो वहां हम ऐसे पढ़ाते थे, 12 महीने के अंदर चुकाना है करंट लायबिलिटी, 12 महीने के बाद लौटाना है। तो उस समय इसका नाम ये था, उस समय नॉन करंट का दो नाम चल रहा था। या तो बुक में फिक्स्ड लायबिलिटी लिखा होता था, या तो बुक में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लिखा होता था। तो उस समय नॉन करंट वर्ड नहीं था। नॉन करंट वर्ड तो इंटरनेशनल पैटर्न से लिया गया है। हमारे भारत में वर्ड यूज होता था या तो फिक्स्ड लायबिलिटी या तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक, हाँ। तो उस समय के बच्चों को, 2011 से पहले के बच्चों को जो फॉर्मेट पुराना था, हम कहते थे ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट 12 माह के अंदर करना है करंट लायबिलिटी, और ऐसा लायबिलिटी जिसका पेमेंट 12 महीने के बाद करना है नॉन करंट लायबिलिटी। मगर बच्चों अब ऐसा नहीं रहा, अब ऐसा नहीं रहा।
और पहले तो रटवा देते थे, पहले क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट रटवा देते थे। ठीक, लेकिन समीर संजीव क्या कहते हैं? हाँ हाँ सही बोला आपने। ठीक है, तो अब जरा सुनना कि अब करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी में मामला क्या है बच्चों। अब ना शर्तें आ गई हैं। अब क्या आ गई हैं? शर्तें आ गई हैं, 4 शर्तें। तो अब शर्तें आ गई हैं, शर्तें। अगर शर्तें पूरी तो करंट लायबिलिटी, अगर शर्तें नहीं हुई पूरी तो हो जाएगी नॉन करंट लायबिलिटी। तो बच्चों अब समझे कि जो इंटरनेशनल पैटर्न में बताया गया है वहां पुरानी कहानी छोड़नी पड़ेगी। अब पुरानी कहानी छोड़नी पड़ेगी। अब क्या है? शर्तें चेक करो, 4 शर्तें हैं। अगर एक भी पूरी, अगर एक भी पूरी तो करंट लायबिलिटी, अब एक भी पूरी नहीं हुई तो नॉन करंट लायबिलिटी। ऐसे, इस तरह से कभी लोग रटते थे, एकदम पक्का पक्का रटा हुआ था कि करंट लायबिलिटी यही है, नॉन करंट यही है। नहीं नहीं, अब क्या है? शर्तें हैं कि शर्तें पूरी करंट लायबिलिटी वरना नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक, ऐसी कुछ बात है। शर्तें वर्तें आ गई हैं। हाँ बच्चों, शर्तें वर्तें तो आ गई। अच्छा, कितनी शर्तें? जी शर्तें तो काफी सारी हैं, शर्तें तो काफी सारी हैं। जैसे शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 3, शर्त नंबर 4। 4 शर्तें, एक भी पूरी कर दो, एनी ऑफ द फॉलोइंग, एक भी पूरी कर दो करंट लायबिलिटी, एक भी पूरी ना करो नॉन करंट लायबिलिटी। मगर अभी इसका वक्त आया नहीं, अभी नहीं। बस दिमाग में बिठा दिया कि क्या मतलब करंट लायबिलिटी और क्या मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, बता दिया, थोड़ा सा बता दिया कि देखो अब जो हो गया है ना, शर्तों पे डिपेंड हो गया है कि शर्तें पूरी तो करंट लायबिलिटी और शर्तें नहीं पूरी होंगी तो नॉन करंट लायबिलिटी होगी। चलो आगे चलते हैं बच्चों, तो बात करते हैं यहाँ पर। तो इस जगह पर थे हम लोग कि वो शर्तें वर्तों की बात बाद में करेंगे। अभी मान लेते हैं, चलो ठीक है भाई, कि नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर 4 लोग, चलो चारों को डिस्कस कर लें। और फिर करंट लायबिलिटी के अंदर वहां भी 4 लोग, चारों को डिस्कस कर लें। डिस्कस कर लें तब बाद में देखेंगे कौन सी शर्तें थी जो करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी। फिलहाल नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर घुसते हैं, अभी हम शर्तों की बात नहीं कर रहे हैं, बाद में होगी बातें। तो हम कहाँ आ जाते हैं? जी आ जाते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन थोड़ी सी बात दिमाग में आ गई, क्या? 4 शर्तें हैं और एक भी पूरी नहीं हुई, इसलिए नॉन करंट लायबिलिटी। 4 शर्तें हैं। और एक बार फिर से आपको दिखा दें क्या चीज, कि नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर 4 लोग थे। देख लो, नॉन करंट लायबिलिटी में कितने लोग थे? 4 लोग थे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। चलो जरा चारों को समझते हैं कि इन चारों का मतलब क्या है, ध्यान देना। तो नॉन करंट लायबिलिटी में सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग है बच्चों। बोरोइंग हम लोग की आसान भाषा में क्या बुलाया जा सकता है? लोन। ठीक, बोरोइंग को क्या बुलाया जा सकता है? लोन। और लॉन्ग टर्म का मतलब है कि लंबे समय के बाद लौटाएंगे, लंबे समय के बाद लौटाएंगे। तो बताओ, हेडिंग आपको समझ में आ रही है कि ऐसा ऋण, ऐसा उधार, ऐसा लोन जो लंबे समय के बाद लौटाया जाएगा। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। और एक सेंस बता दिया गया है कि आफ्टर 12 मंथ, कि 12 महीने के बाद ही समझना, जब भी लौटाएंगे 12 महीने के बाद ही समझना। तो ऐसा उधार जो लंबे समय बाद लौटाया जाए, 12 महीने के बाद लौटाएं, 2 4 8 10 12 15 साल के बाद लौटाएं, वो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। जैसे कंपनी ने डिबेंचर होल्डर से लोन लिया, डिबेंचर बेचे, लोन लिया, कंपनी ने कह दिया लंबे समय के बाद डिबेंचर होल्डर तुम्हारा पैसा लौटाएंगे। कंपनी ने बैंक से लोन लिया और कह दिया बैंक तुम्हारा पैसा लंबे समय के बाद लौटाएंगे। कंपनी ने किसी और से लोन लिया, किसी और से, किससे? अरे भाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह से लिया होगा लोन। तो कंपनी ने किसी और से लोन लिया और कह दिया लंबे समय के बाद लौटाएंगे। तो चाहे डिबेंचर होल्डर से लिया, चाहे किसी बैंक से लिया, चाहे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्था से लिया, किसी और से लिया, और कहा लंबे समय के बाद लौटाएंगे, 12 महीने के बाद ही मिलना, तभी लौटाएंगे।
बच्चे को इस पेज पर कोई क्वेश्चन पूछना है, हम इंतजार कर रहे हैं आपका। तो अगर यहाँ पर कोई प्रश्न है आपका। नहीं, कोई क्वेश्चन अभी तक फिलहाल नहीं आया है चैट बॉक्स में, तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगला कौन आ गया है? डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये तगड़ा है भाई, तगड़ा। ठीक, आइए समझते हैं। बच्चों ध्यान देना, ध्यान देना। एक ठीक कम एक आसान शब्दों में समझाते हैं, आसान शब्दों में। एक व्यापारी है। बच्चों सवाल का जवाब दो। एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस का फायदा नुकसान जानने के लिए कौन सा अकाउंट बनाता है? बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए कौन सा अकाउंट बनाता है? पहला जवाब समीर संजीव का, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाकी बच्चे भी आंसर दे रहे हैं, सब यही दे रहे हैं। बरखा, प्रगति, सूरज प्रताप, ठीक, मीनाक्षी, सभी कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात डिस्कस करते हैं, छोटी सी बात। कुछ बच्चे बोले पीनल अकाउंट, कुछ बोले स्टेटमेंट ऑफ पीनल। जरा पहले हम इसको क्लियर कर दें। मेरा क्वेश्चन क्या था? एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन अपना फायदा नुकसान जानने के लिए क्या बनाता है? पीनल अकाउंट। बच्चों, ये जो ये जो इंटरनेशनल पैटर्न वगैरह आया है, जो 30 मार्च से चीजें बदली हैं, सिर्फ कंपनी के लिए बदली है, सबके लिए थोड़ी ना। समझे क्या? कि ये पैटर्न वगैरह केवल कंपनी के लिए बदला है। बाकी लोग का जैसे बनता था आज भी वैसे ही बनता है। उन बोलो, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? कि पूरे भारत के लिए थोड़ी ना बदल दिया गया। ये जो है पीनल बैलेंस शीट सिर्फ कंपनी की बदली है, ना पार्टनरशिप फर्म की, ना सोल प्रोप्राइटरशिप की, ना एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की। वो लोग जैसे पहले बनाते थे आज भी वैसे ही बनाते हैं। तो जो बच्चे गलती से स्टेटमेंट ऑफ पीनल वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे, मत करें। ठीक, मेरा क्वेश्चन के हिसाब से बात करें। हाँ, टॉपिक पर जाते हैं। एक व्यापारी अपना लाभ या हानि जानने के लिए क्या बनाता है? पीनल अकाउंट। और सीधी सी बात है, उसको पता भी चल जाता होगा प्रॉफिट। तो एक बिजनेसमैन क्या करता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, प्रॉफिट निकालता है। ठीक। और बच्चों, इस प्रॉफिट का नाम क्या है? अकाउंटिंग इनकम। उसने पीनल अकाउंट अकाउंट बनाया, अकाउंटिंग इनकम निकाली। बच्चे हमें जवाब दें कि क्या आपको अकाउंटिंग वर्ड का मतलब समझ में आ गया? अकाउंटिंग इनकम का, कि व्हाट इज अकाउंटिंग इनकम? पीनल अकाउंट से जो प्रॉफिट आया है, उस प्रॉफिट का नाम है अकाउंटिंग इनकम। अच्छा चलो, अगली बात करते हैं। अगली बात यह है बच्चों, अकाउंटिंग इनकम तो आप समझ गए। अगली बात, आप लोगों ने बीकॉम सेकेंड ईयर में एक पेपर पढ़ा होगा, इनकम टैक्स। ठीक, तो कौन सा पेपर आपने पढ़ा था? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम था प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। बोलो, पढ़ा था? इनकम टैक्स में एक चैप्टर का नाम पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। और अगर आपने न्यूमेरिकल ठीक प्रकार से पढ़े हैं, ठीक प्रकार से, व्यापारी कहता है ये रहा मेरा पीनल और ये रहा मेरा प्रॉफिट, तो व्यापारी ऐसे कहता था, ये रहा मेरा पीनल, ये रहा मेरा प्रॉफिट। तब आता था असेसिंग ऑफिसर, कहता था चल झूठे, क्या फेंक रहे हो? तब असेसिंग ऑफिसर 4 स्टेप लगाता था, 4 स्टेप, 4 स्टेप। Net profit as per penal account, add expenses disallowed but debited in penal, less expenses allowed but not debited in penal, less income not taxable under this head but credited in penal. बोलो बच्चों, पुरानी बातें याद दिला रहे हैं, उम्मीद करते हैं पढ़े होगे। हाँ, कि कुछ ऐसा होता था कि असेसिंग ऑफिसर बोला क्या उल्टा सीधा प्रॉफिट बता रहे हो, हम खुद का बनाएंगे पीनल, हम खुद निकालेंगे प्रॉफिट। बोलो, याद आया कि नहीं? याद आया? तो तो फिर जाकर आता था टैक्सेबल बिजनेस इनकम। ठीक, हम लोग उसको क्या बोलते थे? उस चारों स्टेप को एडलस करके हम कहते थे टैक्सेबल बिजनेस इनकम, ऐसे बुलाते थे ये। अच्छा, समय संजीव कह रहे हैं पूरा याद आ गया, हरा भरा।
तो बच्चों जो हम लोग चारों स्टेप से टैक्सेबल बिजनेस इनकम निकालते थे, इसका नाम है टैक्सेबल इनकम। तो सभी बच्चे बोले कि आपको यहाँ लिखे वर्ड्स का मतलब समझ में आ गया। एक व्यापारी अपना प्रॉफिट कुछ और बताता है और इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर के थ्रू उसका प्रॉफिट कुछ और आता है। ठीक। और दोनों क्या होते हैं, दोनों होते हैं अलग अलग। जैसे कि आप यहाँ देख भी रहे हो कि यहाँ अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, टैक्सेबल इनकम कम है। ठीक, अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, टैक्सेबल इनकम कम है। तो क्या हम आपको समझा दिए वर्ड मीनिंग? अकाउंटिंग इनकम जो आप पीनल से निकालते हो, टैक्सेबल इनकम जो असिस्टिंग ऑफिसर अपने हिसाब से निकालता है पीजीडीपी में। हाँ, क्लियर हो गई बात, आगे चलते हैं। अभी तो वर्ड मीनिंग हुई है, अभी तो हमें जानना है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये जानना है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, एक काल्पनिक सवाल बना दिया हमने, एग्जाम्पल। काल्पनिक सवाल, काल्पनिक सवाल ये है, पीनल अकाउंट बनाया, इनकम आई है 20 लाख, असिस्टिंग ऑफिसर ने टैक्सेबल इनकम निकाला, इनकम आई है 15 लाख। ठीक? तो हमारी कंपनी की अकाउंटिंग इनकम पीनल बनाकर 20 लाख है और टैक्सेबल इनकम 15 लाख है। ये किसने निकाला? ये व्यापारी खुद निकाला होगा, कंपनी खुद निकाली होगी, जो भी आप कह लो। व्यापारी का एग्जांपल ले लो कि व्यापारी ने खुद निकाला होगा। ठीक, और ये निकाला होगा किसने? असेसिंग ऑफिसर ने। ठीक है बच्चों, ये बताओ हम लोग अभी बीकॉम थर्ड ईयर में हम लोग कौन है? हम खुद व्यापारी या कंपनी है कि हम असेसिंग ऑफिसर हैं? हम लोग इस समय व्यापारी या कंपनी है या हम लोग असेसिंग ऑफिसर है, कर निर्धारण अधिकारी है? बच्चे कह रहे हैं सर हम लोग अभी कंपनी है, बिजनेसमैन है, बिजनेस है। हाँ, तो हम लोग कंपनी से, हम लोग ये है। ठीक, तो याद रखना हम लोग असेसिंग ऑफिसर नहीं है, जानना जरूरी है। बच्चों ये बताओ कि हम क्या निकाल रहे हैं? अकाउंटिंग इनकम की टैक्सेबल इनकम हम क्या निकाल रहे हैं? अगला क्या निकाल रहा है छोड़ो, हम क्या निकाल रहे हैं? अकाउंटिंग इनकम, जी हाँ, हम लोग क्या निकाल रहे हैं? अकाउंटिंग इनकम निकाल रहे हैं, सही बात है। हम लोग अकाउंटिंग इनकम निकाल रहे हैं। हमने बोला थोड़ा टेढ़ा काम था, किसको समझाना, इसको समझाना, समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक, आसान करने की कोशिश। एक क्लास वर्क बना है, क्लास वर्क। अकाउंटिंग इनकम हमने निकाली 20 लाख, असेसिंग ऑफिसर साहब ने बोला भैया मेरे हिसाब से टैक्सेबल इनकम 15 लाख। और मान लेते हैं टैक्स रेट क्या है? 40%। 40% मान लेते हैं, 40%, वरना आप भी जानते हो इतना नहीं है, कम है। टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम, टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम, चलो अकाउंटिंग इनकम है कितनी जी? अकाउंटिंग इनकम 20 लाख है, तो अकाउंटिंग इनकम है 20 lakhs। टैक्स निकालना है, टैक्स, टैक्स रेट है 40%, टैक्स रेट है 40%। तो बच्चा फटाफट बताए कि अकाउंटिंग इनकम 20 लाख का 40% टैक्स कितना आएगा? और जवाब आ रहा है सर 8 lakhs। ठीक है, लिख दीजिए 8 लाख। तो अकाउंटिंग इनकम पे कितना टैक्स बनता है? 8 लाख। ठीक है, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम कितनी है जी? टैक्सेबल इनकम ये रही, टैक्सेबल इनकम कितनी है? 15 लाख। तो टैक्सेबल इनकम 15 लाख है। 15 लाख पे क्या चार्ज कर दीजिए? टैक्स चार्ज कर दीजिए। जो टैक्स रेट पीछे दिखा था 40%। तो टैक्सेबल इनकम 15 लाख का 40% बच्चे कहते हैं सर 6 lakhs। ठीक है, ठीक बच्चों, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, दोनों का क्या निकाल लो? डिफरेंस निकाल लो। कितना? 2 लाख, एकदम सही, 2 लाख। हमने क्या निकाला था? हम कंपनी, जी हमने तो अकाउंटिंग इनकम निकाली थी। और असेसिंग ऑफिसर ने क्या निकाला था जी? असेसिंग ऑफिसर ने वो टैक्सेबल इनकम निकाली थी। हमने बोला 8 लाख का टैक्स जमा करेंगे, उसने बोला आप 6 लाख का टैक्स जमा कर दो। तो हम, मेरे हिसाब से 8 लाख का जमा करना है, लेकिन उनके हिसाब से 6 लाख का जमा करना है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे 2 लाख और जमा करना चाहिए।
समझ रहे हो बच्चों? हमने कहा 8 लाख जमा करेंगे, हमने कहा 8 लाख जमा करेंगे। इनकम टैक्स वाले बोले नहीं तुम 6 लाख जमा करो, लेकिन हमें लगता है हमें कि हमें 2 लाख और देना है और चुकाना है, लायबिलिटी है, और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। बोलो बच्चों, बात समझ में आई? हमें लगता है भाई तुम भले हमसे 6 लाख लो, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे 8 लाख यानी 2 लाख एक्स्ट्रा चुकाना है, मुझे चुकाना है, मुझे देना है, ये मेरी लायबिलिटी है, मुझे चुकाना चाहिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी लायबिलिटी है, मुझे चुकाना चाहिए। तो बच्चों क्लियर हो गई बात? और एक बात याद रखना, क्या बार बार एग्जाम में सब नहीं आना एग्जाम में, बस हम आपको बार बार टर्म सिखा रहे हैं ना, असली कंपनी की बैलेंस शीट आपको आनी चाहिए, तो टर्म सिखा रहे हैं, ये सब एग्जाम एग्जाम में नहीं आना, बस सिखा रहे हैं। कि मैंने आपको कल कहा भी था कि हम सिखाएंगे आपको सब। आइए आगे चलते हैं बच्चों। तो आपने जान लिया कि व्हाट इज डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और बच्चों कुछ दिन बाद हम आपको सिखाएंगे डिफर्ड टैक्स एसेट। क्या सिखाएंगे? डिफर्ड टैक्स एसेट सिखाएंगे। जस्ट उल्टा हो जाएगा, उल्टा मतलब इस प्रश्न में अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, उस प्रश्न में अकाउंटिंग इनकम कम होती है। खैर, तो आपने समझ लिया कि व्हाट इज डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। जब जब अकाउंटिंग इनकम ज्यादा आएगी तब तब डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगी, मुझे और देना है। लेकिन जिस दिन अकाउंटिंग इनकम कम हो जाएगी तो डिफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगा कि मेरा तुम्हारे पास जमा है, मेरे हिसाब से कि मेरा तुम्हारे पास जमा है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। तो क्या ये तो आप समझ गए? हाँ बच्चों, ये मेरे ख्याल से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, या रिकॉर्डिंग जो बच्चे देखेंगे पॉज करके नोट करेंगे। हमें लगता है कि ये आपको स्क्रीनशॉट सोल्यूशन का लेना चाहिए। ले लो तो बताओ हमें। हो सकता है घर पे आप नोट्स बना रहे हो, एज पर नॉलेज होना चाहिए। चलिए बच्चे कह रहे हैं हाँ सर ले लिया, समझ में भी बात आ गई। आगे, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब ये क्या है भाई अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज? वेरी सिंपल। अदर मतलब जो उनमें न हो, जो उनमें ना हो। मतलब क्या मतलब उनमें ना हो? बता। अरे भाई जो उनमें ना हो, क्या पढ़ा रहे हैं? नॉन करंट लायबिलिटी। क्या पढ़ा रहे हैं? नॉन करंट लायबिलिटी। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग पढ़ाया, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी पढ़ाया। जो इन दोनों में ना हो उसको यहां रख दो, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ना आए, जो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी में ना आए, उसको यहां रख दो, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में रख दो, जो ऊपर के दोनों में ना आए। तो आइए देखते हैं भाई क्या मतलब कि ऊपर वाले में ना आए, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ध्यान दीजिए, और यहाँ कुछ डिफाइन भी किया गया है कि ऐसी लायबिलिटी जो लोन तो नहीं है, लोन तो नहीं है, मगर आपने मशीन खरीदा, आपने मशीन खरीदा, उधार लगा दिए, और आपने कहा कि पैसा 12 महीने के बाद देंगे। तो आपने कोई मशीन खरीदा और आप उधार उधार लगा दिए और कहा कि 12 महीने के बाद देंगे। तो ऐसा कोई उधार, ऐसा कोई लायबिलिटी जो लोन तो नहीं है, कि लोन कर्जा नहीं लिए हो, लेकिन मशीन वगैरह लैंड वगैरह उधार को खरीद लिए हो, भाई थोड़ा थोड़ा चुकाएंगे, धीरे धीरे चुकाएंगे, और आप उधार लेके बैठे हो। आइए देखते हैं। जैसे हमारी कंपनी ने कहाँ से उधार लिया? जनता से पैसे जमा करवाए हैं, जनता से पैसे जमा करवाए हैं। आप जानते हो कि नॉर्मली तो लोग पैसा बैंक में रखते हैं, 3-4% ब्याज पाते हैं। कंपनी कहती है क्या बैंक में रखते हो, हमारे पास रखो, 7-8% दे देंगे। तो कंपनियां कहती हैं क्या बैंक में रखते हो, हमारे पास रखो, 60% दे देंगे। तो कंपनियां अक्सर अपने पास लोगों का पैसा जमा कराती हैं, अक्सर कहती हैं एफडी हमारे, एफडी कराओ, एफडी कराओ, बढ़िया दे देंगे इंटरेस्ट। या यहाँ पर ये भी आएगा अनसिक्योर्ड बैंक लोन, मतलब बैंक से लोन लिया और कुछ भी गिरवी नहीं रखा। तो बैंक से लोन लिया लेकिन कुछ भी गिरवी नहीं रखा। तो पहला हो गया कि पब्लिक से पैसा जमा करा लिया, पब्लिक से पैसा जमा करा लिया। दूसरा, बैंक से लोन लिया मगर कुछ सुरक्षा, कुछ गिरवी नहीं दिया। फिर फिक्स्ड एसेट खरीदी उधार पर, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी उधार पर, और कहा देंगे पैसा। तो फिक्स्ड एसेट खरीदी उधार पर, कहा देंगे पैसा। और उसके बाद
प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर। प्रीमियम पेबल, ये सुनना, आज 2021 कंपनी ने पैसा पाया, चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर से चाहे डिबेंचर होल्डर से। तो आज 2021 में कंपनी ने पैसा पाया, मान लो 100 रुपया पाया, और कह दिया, और आज क्या कर दिया, वादा, आज क्या कर दिया, वादा कर दिया कि तुम्हारा पैसा 2025 में लौटाएंगे। तो आज कंपनी ने कितना पाया, 100 रुपया, और आज ही वादा कर दिया कि 2025 में लौटाएंगे 110 रुपया। ऐसा होता है कि आज पाए हैं 100 मगर लौटाएंगे 110। तो मेरा बच्चों से सवाल कि आप बताओ कि कंपनी आज पाई है 100 मगर लौटाएगी 110, तो मेरा सवाल, क्या कंपनी भविष्य में कुछ एक्स्ट्रा लौटाएगी? कितना? आज हम पाए हैं 100, लेकिन तुम चिंता मत करो, भविष्य में तुमको 110 लौटाएंगे। कितना? 10। उसी 10 का नाम है प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। उस 10 का नाम क्या है? प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कि हम भविष्य में इस लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, चुकाएंगे, लौटाएंगे। बच्चों, क्या कोई समस्या, कोई क्वेश्चन? जल्दी बोलो। समझ गए आप? ये 10 रुपए का नाम है प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कि हम भविष्य में इस लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, हम ये 10 रुपया चुकाएंगे, लौटाएंगे। तो बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पर एंड करना चाहते हैं। हमें लगता है शायद 1 आवर हो चुके होंगे, और बाकी बातें कल वाली क्लास में करेंगे। हम टाइम ले रहे हैं लेकिन आराम से रच रच के बता रहे हैं आपको, हमें कोई हड़बड़ी, कोई जल्दी नहीं है। और आपको भी क्या जल्दी है, आपने तो कोर्स फीस जमा कर दी है। चलिए, तो बच्चों क्लास एंड करेंगे, कल चर्चा यहाँ से शुरू करेंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।